फिजिकल चेंज होता है कि एक जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का कोई ना कोई फॉर्म होगा, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तो अगर मैटर का केवल स्टेट चेंज हो, अगर वो सॉलिड में है या तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, या कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो वो फ्रीज होकर के सॉलिड बन जाए या फिर जो है वेपोराइज होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कोई गैस उसको फ्रीज करके पहले लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो अगर किसी भी मैटर का केवल स्टेट चेंज हो रहा है, वो सब्सटेंस एज इट इज ही है, तो उस टाइप के चेंज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। नोट कर लेते हैं इस बात को। फिजिकल चेंज में क्या होता है? ओनली स्टेट ऑफ मैटर चेंज। अब हम बात करें फिजिकल चेंज को कैसे पहचानेंगे, तो जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं वो केमिकल चेंज के जस्ट अपोजिट रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि सॉलिड से अगर हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है तो वो लिक्विड वापस से फ्रीज करने पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज को पहचानना आसान है क्योंकि फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। अब हम पहले एग्जांपल नोट कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो एग्जांपल की बात करें, फिजिकल चेंज के एग्जांपल क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, जो बर्फ का टुकड़ा होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ देर के लिए उसको रखने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो मेल्ट हो जाता है, वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड I2। जो आयोडीन होती है, सॉलिड आयोडीन, क्रिस्टल आयोडीन, वो वायलेट कलर की सॉलिड होती है। जब उसको कुछ देर के लिए रख दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है, तो वो जो सॉलिड वायलेट कलर के क्रिस्टल होते हैं आयोडीन के, वो वायलेट कलर के वेपर्स बनाते हैं आयोडीन के, और उन वेपर्स को अगर वापस से ठंडा किया जाए तो वापस से वो क्या बन जाते हैं? वो क्रिस्टल आयोडीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो वेपर और जो क्रिस्टल आयोडीन है, ये दोनों का केवल स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये भी फिजिकल चेंज में आता है। मेल्टिंग ऑफ आइस एग्जांपल हो गया, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड I2 हो गया। अब इसके बाद में हम उस पॉइंट को नोट कर लेते हैं, फिजिकल चेंज कैसे होते हैं। फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल चेंज कैसे होते हैं? रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। अब हम इसके बाद अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, केमिकल चेंज। जो सेकेंड टॉपिक है वो है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में केवल मैटर का स्टेट चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में वो पूरा का पूरा मैटर या फिर पूरा का पूरा वो सब्सटेंस ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो होता है, उसका जो नेचर होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है, वो एक डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है, और जिसमें कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो केमिकल चेंज में क्या होगा? ओरिजिनल सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट सब्सटेंस। अब ये जो चेंज है वो किस लेवल पे होना है? ये चेंज जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होना है, एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसका मीनिंग क्या है? ओरिजिनल सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है, ये जो केमिकल सब्सटेंस है, इसका कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। अब अगर ये केमिकल चेंज में जा रहा है तो केमिकल चेंज में जाने के बाद ये एक डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म करेगा जिसका कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओरिजिनल सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। तो इसी वजह से जो चेंज होना चाहिए केमिकल चेंज में, वो मॉलिक्यूलर लेवल पर होना चाहिए। अब जो केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल भी होते हैं। तो ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर एंड इरिवर्सिबल इन नेचर।
अब हम इसके बाद बात करते हैं केमिकल चेंज के एग्जाम्पल की। तो जो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है, हम लोगों ने अपने पर डे लाइफ में देखा होगा कुकिंग ऑफ फूड। जो फूड होता है जब हम उसको पकाते हैं तो पकाने के बाद में वो चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस टाइप का जो चेंज है वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया सा एग्जाम्पल हम लोगों को क्या मिला, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल मिलेगा हमको कुकिंग ऑफ फूड के अलावा, कुकिंग ऑफ फूड हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। हम लोग जो भी फूड लेते हैं वो फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जो हम लोगों ने स्टार्च लिया होता है वो स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब स्टार्च एक डिफरेंट सब्सटेंस है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, जो कि डाइजेशन के बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है जिससे हमको एनर्जी मिलनी है। तो ग्लूकोज एक डिफरेंट सब्सटेंस है, दोनों के नेचर अलग अलग हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी जो है केमिकल चेंज का एग्जांपल है। थर्ड हम बात करते हैं रिस्पिरेशन की। रिस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी ग्लूकोज किसी सेल के अंदर जाता है तो सेल अपनी एनर्जी के लिए उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और उस ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से CO2 बनता है। अब ग्लूकोज ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया और रिस्पिरेशन के लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, वो है CO2 एंड वाटर वेपर्स हैं। तो रिस्पिरेशन भी एक टाइप का केमिकल चेंज है। ऐसे बर्निंग ऑफ फ्यूल भी इसका एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर हम किसी ईंधन को जलाते हैं तो पहले वो कुछ और फॉर्म में रहता है और जलने के बाद में वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो जो है CO2 बन करके उड़ जाता है। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल भी क्या है, केमिकल चेंज है, ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट सब्सटेंस बन रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। अगर मैग्नीशियम की वायर को जलाया जाता है तो जो उसकी मेटलिक मिक्सचर होती है वो खत्म हो जाती है, वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओरिजिनल सब्सटेंस से एक डिफरेंट सब्सटेंस बन रहा है तो वो भी क्या है, वो भी केमिकल चेंज हो जाएगा। तो फोर्थ जो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। अगर हम बात करें कि केमिकल चेंज को पहचानेंगे कैसे, तो केमिकल चेंज को पहचानने के लिए क्या क्या देखना होगा हमें। केमिकल चेंज जब होती है तो रिएक्शन के बाद में उसका कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, चेंज इन कलर, चेंज इन स्मेल, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये सभी क्या है, ये सभी केमिकल चेंज के पहचान है। इनके जरिए हम केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं केमिकल चेंज के बाद में, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के टॉपिक केमिकल रिएक्शन पर। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी क्या हैं, वो केमिकल रिएक्शन ही हैं। बस हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो केमिकल चेंजेस है वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन ही है। लेकिन अगर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए हमको ये बोलना पड़ेगा कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो एटम्स होते हैं उनका रीअरेंजमेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होना है, rearrangement of atom take place by formation or
ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, वो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि पहले से कोई पुराना बॉन्ड जो ओल्ड बॉन्ड है वो टूट जाए, इस तरीके से भी रीअरेंजमेंट हो सकती है। हो सकता है कि उसमें कोई नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हों, या फिर दोनों ही हो रहा हो, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हों और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसमें एटम का रीअरेंजमेंट होता है। अब जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल चेंज के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केवल A+B, ये दोनों केमिकल सब्सटेंस है। अगर इनकी रिएक्शन होती है तो ये बनते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं C+D। अब A+B क्या है, ये ओरिजिनल सब्सटेंस, ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है, और ये रिएक्शन के थ्रू जाकर के एक डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस बना रहा है। AB का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो C+D से क्या है, डिफरेंट होगा। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, वाई केमिकल रिएक्शन अकर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि कोई भी रिएक्शन इसलिए होती है ताकि वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर सके, उसको स्टेबिलिटी मिल सके। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। हम लोगों ने ऑक्टेट पढ़ा हुआ है, किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो रिएक्शन नहीं करता, बट अगर उस एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट के कंप्लीट होने पर क्या हो जाएगा, ऑक्टेट के कंप्लीट होने पर उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन के, इसको समझने के लिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, तो सोडियम का जो एक एटम है, अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पे आता है 28 और 281। क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो क्या आता है, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, तो इसका आएगा 2, 8 और 7। अब देखिए यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, और क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है। तो अगर क्लोरीन को इसी सोडियम के जो एक इलेक्ट्रॉन है अगर मिल जाता है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों मिल करके एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक साल्ट बनाएंगे NaCl। अब Na+ और Cl- आयंस बन गए। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो बन गया Na+, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, वो बन गया Cl-। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें सोडियम का, तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 2 और 8, और जो क्लोरीन का है उसका आता है 2, 8 एंड 8, यानी कि इस तरीके से दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाती है। इसको अगर हम और अच्छी तरह से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ रुपयों की ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 1000 रुपयों की ज़रूरत है, अब वो जब तक उसको 1000 रुपये नहीं मिल जाते तब तक वो क्या है, अनस्टेबल है। सेम इसी तरह से एलिमेंट भी होते हैं, एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, और वहाँ पर जो उस व्यक्ति की जो नीड है वो 1000 रुपीज़ है। अगर उस व्यक्ति के पास 1000 से कम रुपए हैं तो भी वो क्या करेगा, उनको 1000 पूरा करने के लिए कोशिश करेगा, और अगर उस व्यक्ति के पास 1000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति को देने का प्रयास करेगा। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या है, दोनों ही सिचुएशन में वो व्यक्ति अनस्टेबल है। पर अगर उसकी ज़रूरत के बराबर उसके पास रुपए हैं तो फिर वो अब क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएगा आराम से, तो यानी कि उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सेम इसी तरह से एटम्स भी होते हैं, अगर उनका आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही, या अगर उस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही वो रिएक्शन
करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं। देखिए रिएक्टेंट जो होते हैं वो जो है ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं। ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्टार्टिंग में है उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है, ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्शन के बाद में, जैसे रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद में फॉर्म होने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोडक्ट्स। तो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म इन एंड ऑफ रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद में जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं N2 + 3H2, ये आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट देते हैं 2NH3। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे कुछ बॉन्ड टूटे हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। N2 के बीच का बॉन्ड टूटा है, H2 के बीच का बॉन्ड टूटा है और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो यानी कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है और एरो के पहले जो ओरिजिनल केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, रिएक्टेंट है। और एरो के बाद में, एरो के राइट साइड में जो केमिकल सब्सटेंस लिखे गए हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ऐसे इस रिएक्शन में A + B में A + B क्या है, A और B ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं। C + D क्या है, C + D प्रोडक्ट है। ऐसे यहाँ पर Na क्या है और Cl क्या है, Na और Cl ये दोनों ही रिएक्टेंट हैं और NaCl जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है। तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना सीख गए हैं। रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, रिएक्शन को लिखने के लिए रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, रिएक्शन को लिखने का तरीका ये है कि एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं। एरो की डायरेक्शन रिएक्शन के प्रोसीड होने की डायरेक्शन को बताती है और रिएक्शन के राइट साइड में जो लिखे होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोडक्ट्स। अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखे जाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, वर्ड इक्वेशन। दूसरा तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन
को रिप्रेजेंट किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो फर्स्ट तरीका है वो क्या है, वो है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होते हैं? वर्ड इक्वेशन में जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के रूप में लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल की बात की थी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। तो मैग्नीशियम वायर को जब बर्न किया जाता है उसके लिए अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वर्ड इक्वेशन जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो हमने वर्ड के रूप में ही लिख दिया, और जो प्रोडक्ट है उसको भी हमने वर्ड्स के रूप में ही लिख दिया है। लेकिन ये तरीका केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सही नहीं है। अब इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? इसकी जगह पे हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। इसकी जगह पर हम केमिकल इक्वेशन यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। उसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है वो है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन जैसे इसी रिएक्शन को अगर हम स्केलेटल इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे? इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल जो है वो है Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? ऑक्सीजन का सिंबल है O2। और फिर इनको लिखने के बाद में एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट को लिख देते हैं। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? MgO। अब स्केलेटन इक्वेशन को देख करके हम ये पता नहीं लगा सकते कि मैग्नीशियम के कितने एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के MgO का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और सेकंड बात ये है कि जो स्केलेटन इक्वेशन होते हैं वो पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूफ नहीं करते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी अगर हम साथ में लेकर के चलें तो स्केलेटल इक्वेशन को ही बैलेंस करके लिखा जाता है। तो दूसरे टाइप की जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस करके लिखें तो मैग्नीशियम के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ में, और प्रोडक्ट बनता है 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। तो मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा है, यानी कि 2 मैग्नीशियम एटम यहाँ है, 2 मैग्नीशियम एटम यहाँ भी है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं कुछ और केमिकल इक्वेशन की जिनको हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हम लोगों ने N2 प्लस H2, प्रोडक्ट बना है NH3। अब यहाँ पर देखिए ना तो नाइट्रोजन बैलेंस है और ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस कर लेते हैं? सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, 2 एटम्स यहाँ पर हैं, और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के केवल 1 ही एटम है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। और अब जो है
हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर 3 × 6 यानी कि 6 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन के एटम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन रिएक्टेंट में, 2 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में, 3 × 6 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में एंड 3 × 6 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी हो गए। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। टोटल 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। टोटल कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं? टोटल 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप का केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप है कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो डिकम्पोजिशन के बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ या लास्ट टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 मेन टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं और हम अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हों लेकिन वो सब एक साथ कंबाइन होकर के टुगेदर होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो उन टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं इस बात को। 1 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? सिंगल प्रोडक्ट। एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इसके बाद में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एक सिंपल सा एग्जाम्पल अभी इसके पहले जो हम लोगों ने बैलेंस किया था, N2 + 3H2, ये आपस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया फॉर्म करते हैं, 2NH3 फॉर्म करते हैं। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, CaO कैल्शियम ऑक्साइड में अगर वाटर डाल दिया जाए तो रिएक्शन होने के बाद फॉर्म होता है CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों एग्जांपल्स में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और वो आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप्स की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे बोलते हैं? नाम में ही देखिए एक्सो एंड थर्मिक।
एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट, और थर्मिक का मतलब टेम्परेचर या फिर हीट। ऐसी सभी रिएक्शंस जिनके कंप्लीट होने के बाद में उनमें से हीट बाहर निकलती हो, हीट रिलीज होती हो, ऐसी सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इनमें क्या होता है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो ऊपर अबव रिएक्शन है CaO प्लस H2O, ये क्या है, ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा व्हाइट वाश करने के लिए बकेट में पानी रखा होता है और उसमें जाकर के कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है। अब कुछ देर के बाद में वो पूरी की पूरी बकेट गर्म हो जाती है। वो बकेट गर्म क्यों हुई, उसमें हीट कहाँ से आई, चूंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है उस टाइम पे हीट बाहर निकलती है, जिसके वजह से वो बकेट गर्म हुई। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को लिखने के बाद में यहाँ पर रिएक्शन के राइट साइड में कॉर्नर पे लिख देते हैं डेल्टा H, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी, रिएक्शन की एंथैल्पी में होने वाला चेंज। तो अगर CaO प्लस H2 आपस में कंबाइन होकर के COH की होल प्राइस बना रहे हैं और हीट बाहर निकल रही है, तो जो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी होगी, हीट में जो चेंज होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव चेंज होगा। यानी कि सिस्टम में से कोई चीज जब बाहर जाती है, यहाँ पर हीट बाहर निकल रही है तो सिस्टम में से बाहर जाने पे जो साइन लगता है वो नेगेटिव लगता है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी है, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव ना लिख करके हम यहाँ पर ही लिख दें, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि CaO प्लस H2O ये फॉर्म होता है CaOH की होल ट्वाइस प्लस हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम और टाइप्स की बात करें तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, CO2 फॉर्म होता है, ये भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी जो है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक फ्यूल्स होते हैं अगर उनको एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होती है, हीट बाहर निकलती है। तो ये भी एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन, CH4 प्लस O2। मेथेन एक ऑर्गेनिक फ्यूल है, तो मेथेन को जब O2 के प्रेजेंस में उसका कंबशन किया जाएगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा CO2 प्लस वाटर वेपर। जितने भी ऑर्गेनिक फ्यूल्स होते हैं उनको जलाने पर CO2 और वाटर वेपर निकलता है। तो CO2 भी गैस है, वाटर वेपर ये भी गैस है, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, यानी कि ये एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं हीट के बेसिस पे। तो एक्सोथर्मिक के अलावा जो दूसरे टाइप की रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन्स क्या होता है, इनसाइड, एंड थर्मिक का मतलब हीट। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और उसके बाद प्रोडक्ट बनता हो, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होगा, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में आता है CaO। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें
तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CaO प्लस CO2। अब चूंकि यहाँ पे हीट किया जाता है तो ये क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है। तो ये क्या है, एक टाइप की एक्सोथर्मिक, एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे कई सारे रिएक्शंस हैं जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जो अदर टाइप ऑफ रिएक्शन है उनको हम अगले लेक्चर में कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए